जैसा कि आप डेमो क्लास अटेंड कर चुके हैं, उसके बाद आफ्टर डेमो ये हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2020 का पहला क्लास होगा, जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं। एक बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किस प्रकार का अंतर होता है। तो मैं उसे दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता। कुछ लोग अगर नहीं देख पाए हैं तो वो हमारा डेमो 1 का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, तो उनको ये डिफरेंस और थोड़े से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। हम यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा पैसिव कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। तो पैसिव कंपोनेंट्स हमारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स जो हमारे करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डायोड है, डायोड हमारे करंट को कंट्रोल कर सकता है। फॉरवर्ड बाइस में ही केवल ये करंट को फ्लो होने देता है, जैसा आपने पढ़ा है जंक्शन डायोड्स में। रिवर्स बाइस में उसको फ्लो नहीं होने देता है। या फॉर एग्जांपल हम अगर ट्रांजिस्टर की बात करें, सपोज बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की हम बात करें, तो आपने पढ़ा होगा बीजेटी से करंट कंट्रोल डिवाइस। तो वो करंट को कंट्रोल कर सकती है। उसके बेस पे हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई करके कलेक्टर से एमीटर की तरफ कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है एनपीएन के केस में वो कंट्रोल कर सकते हैं, या एमीटर से कलेक्टर की तरफ कितना करंट फ्लो होना है पीएनपी ट्रांजिस्टर के केस में वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे एलईडी हमारा होता है, लाइट एमिटिंग डायोड है, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गई, तो ये भी हमारे एक्टिव कंपोनेंट में ही आएगा। एलईडी में आप लोग देखते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे क्या काम कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के केस में, ठीक है। या और दूसरे हमारे कुछ इसी प्रकार के एक्टिव कंपोनेंट्स हो जाएंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ट्राइक है, ट्राइक का फुल फॉर्म ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट हो गया, डाइक है, डाइक फॉर अल्टरनेटिंग करंट, या आपके दूसरे प्रकार के जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं आपके। तो ये सारे आपके एक्टिव कंपोनेंट्स हो गए जो हमारे करंट को कंट्रोल कर सकें, उसे प्रोसेस कर सकें या उसको एम्पलीफाई कर सकें, दैट इज एक्टिव कंपोनेंट्स। और पैसिव कंपोनेंट्स हमारे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर हो गया, स्पीकर है, बजर है। तो ये करंट को ना तो कंट्रोल कर सकते हैं ना ही उसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के। आगे हम अभी इसमें जस्ट कवर करने वाले हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के पैकेजेस क्या होते हैं, वो किस फॉर्म में हमें उपलब्ध होते हैं मार्केट में, तो उनके पैकेजेस को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम कंपोनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, टाइप ऑफ रजिस्टर्स को हम स्टडी करेंगे, रजिस्टर की कलर कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग कैपेसिटर, कैपेसिटर में हमारे सिरेमिक या फिल्म और पॉलिस्टर कैपेसिटर्स होते हैं, उनकी नंबर कोडिंग होती है, उससे आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई कैपेसिटर कितने वैल्यू का है, वो हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन की, आप कंपोनेंट्स को देखकर पहचान पाएँ, कंपोनेंट्स की एक बेसिक टेस्टिंग, मल्टीमीटर के बेसिक यूजेस हम इस फर्स्ट क्लास में अभी कवर करेंगे। हाँ, तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पैकेजेस होते हैं, यानी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं वो किस प्रकार के पैकेज में, किस प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध हैं। तो ये उसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पैकेजेस। उसमें पहला टाइप होता है थ्रो होल पैकेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। दूसरा टाइप होता है हमारा सरफेस माउंट डिवाइस, एसएमडी कंपोनेंट्स। तो थ्रो होल पैकेज कंपोनेंट्स में क्या होता है, थ्रो होल पैकेज कंपोनेंट्स में हमारे कुछ फिजिकल टर्मिनल्स होंगे। थ्रो होल का मतलब है कि किसी होल के थ्रू, यानी जैसे आप ये देख रहे होंगे बोर्ड, ये वाइट आपको एक पीसीबी बोर्ड नजर आ रहा होगा, तो इसमें ये कंपोनेंट्स लगे हैं बहुत सारे, मैं इनको अभी फोकस करा के आपको दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, इनमें फिजिकल टर्मिनल्स हैं कंपोनेंट्स में। तो ये पीसीबी के ऊपर से कुछ होल्स करके नीचे की तरफ हमने सोल्डरिंग किया हुआ है। तो इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हमारे होंगे उनको हम थ्रो होल कंपोनेंट्स बोलते हैं।
दूसरा हमारा होता है सरफेस माउंट डिवाइस कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी पीसीबी के सरफेस पे सीधा रख के डायरेक्ट उसी सरफेस पे उसकी सोल्डरिंग की जा सके, उसे हम एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये उसकी कुछ टाइप्स हैं, ये हमारे थ्रो होल पैकेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कुछ टाइप्स हैं। तो बेसिकली आप इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा वर्क करेंगे वो आप थ्रो होल पैकेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे ही वर्क करेंगे। तो थ्रो होल पैकेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो हमारा सबसे पहला टाइप है वो एक्सियल लीड टाइप कंपोनेंट है। ये मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। एक्सियल लीड मींस जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये सपोज हमारा एक रजिस्टर है इस टाइप से, ये हमारा एक रजिस्टर है। तो आप देख रहे होंगे इसमें दोनों तरफ एक एक्सिस के परिधि यानी एक एक्सिस बन रहा है, एक अक्ष, तो इसलिए हम इसे एक्सियल लीड टाइप कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो ये रजिस्टर हो सकता है हमारा इस तरह का, हमारे एक्सियल लीड कैपेसिटर्स भी आते हैं। सपोज हमारा कोई एक्सियल लीड कैपेसिटर है इस टाइप से, इस तरह की पैकिंग में है और साइड में उसमें दो ऐसे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, तो उसको हम एक्सियल लीड कैपेसिटर बोलेंगे। तो इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको अभी दिखाने ही वाला हूँ। या हमारा कोई पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड आप देखते होंगे इस टाइप से होता है, उसमें एक सिल्वर बैंड होता है यहाँ पे और ऐसे लगा होता है, तो ये भी हमारा एक्सियल लीड टाइप कंपोनेंट हो गया। उसके बाद आता है हमारा रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट। रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट में मींस आपको एक रेडियस, जानते हैं आप, एक सर्कल की रेडियस सर्कुलर फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एलईडी है, एलईडी आपने देखा होगा इस टाइप का होता है, इसमें दो टर्मिनल इस टाइप से निकले रहेंगे। या हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी ऐसे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, यानी कि ऐसे, इसमें भी दो कंपोनेंट्स ऐसे निकले रहेंगे। तो इस तरह के जितने भी इस पैकेज में जितने भी कंपोनेंट्स हमारे होंगे इस प्रकार के, उनको हम रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट्स बोलते हैं। वो हमारे रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमारा होता है सिंगल इन लाइन टाइप कंपोनेंट्स, यानी जैसे आप आईसी देखते हैं तो हमारे आईसी में क्या होता है, जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उसमें दोनों तरफ आप देखेंगे नॉच के दोनों तरफ कुछ टर्मिनल्स निकले रहते हैं इस टाइप से। तो इसमें आप देख रहे हैं टर्मिनल्स की जो हमारी पिन्स हैं आईसी की, या आईसी की जो टर्मिनल्स हैं उनकी दो पैरेलल लाइंस होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उसे हम बोलते हैं ड्यूअल इन लाइन पैकेज। ठीक है, ड्यूअल इन लाइन पैकेज टाइप कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी, जैसे कोई रजिस्टर अरे हो सकता है, वो मैं आपको अभी फिजिकली दिखाने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मान लीजिए ये हमारा कोई रजिस्टर अरे है इस टाइप से, 10K का या किसी और दूसरी वैल्यू का रजिस्टर अरे है। तो ये हमारा SIP सिंगल इन लाइन टाइप कंपोनेंट्स के अंदर आता है, SIP टाइप कंपोनेंट्स में आता है। उसके बाद आपका ड्यूअल इन लाइन आप समझ गए, जितनी भी आईसीज होती हैं हमारी उसमें आप देखते हैं आईसी में नॉच के दोनों तरफ कुछ इस तरफ लेफ्ट साइड में कुछ पिन आउट्स दिए होते हैं, कुछ इस तरफ दिए होते हैं, तो वो एक पैरेलल लाइन में, यानी ड्यूअल लाइन, दो लाइंस होती हैं उसमें टर्मिनल्स की आईसी के दोनों तरफ, तो उसे हम ड्यूअल लाइन टाइप कंपोनेंट्स बोलते हैं या डीआईपी शॉर्ट में बोल देते हैं। उसके बाद हमारा होता है ट्रांजिस्टर आउटलाइन, टीओ टाइप कंपोनेंट्स। तो ट्रांजिस्टर आउटलाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो मैं वन बाय वन ये सारे कंपोनेंट्स आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स। तो एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स एक्चुअली साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, ये उसके कुछ टाइप्स हैं। पहला चिप टाइप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड MELF टाइप कंपोनेंट्स, दूसरा लीडलेस चिप कैरियर LCC टाइप
कंपोनेंट्स, दूसरा स्मॉल आउटलाइन इंटीग्रेटेड टाइप SOIC टाइप कंपोनेंट्स, उसके बाद लास्ट वाला हमारा प्लास्टिक लीडेड चिप कैरियर, प्लास्टिक लीडेड चिप कैरियर PLCC टाइप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये हमारे कुछ टाइप्स हैं जो कि सरफेस माउंट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे थ्रो होल पैकेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये क्योंकि एसएमडी टाइप में तो साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो इसको वीडियो में शायद शो कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होगा, बट हम जब आपके कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए आएंगे या हम अपने सेंटर पे कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें इन सारे कंपोनेंट्स को आपको दिखाया जाएगा। बट बेसिकली इंडस्ट्री में और आपकी डे टू डे लाइफ में आप जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपके थ्रो होल पैकेज टाइप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ही होंगे। तो मैं एक वन बाय वन आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने बात किया थ्रो होल पैकेज टाइप कंपोनेंट्स, तो आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे लगे हुए हैं। तो उसमें कुछ फिजिकल टर्मिनल्स देख रहे हैं आप, रजिस्टर्स है जैसे ये, इसमें कुछ फिजिकल टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये एक होल करके पीसीबी में पीछे की तरफ से इनकी सोल्डरिंग की गई है। तो ये हमारे थ्रो होल टाइप कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप मैंने बताया था एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स। वन मिनट, थोड़ा इसे ठीक से फोकस करते हैं। तो ये आप आईसी देख रहे हैं, ये इसमें डीआईपी टाइप में हो गई, जो कि हमारे थ्रो होल पैकेज कंपोनेंट्स में ही आएगी। ये आप देख रहे होंगे एक छोटी सी आईसी आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये हमारी एसएमडी टाइप है, यानी इसमें पीछे की तरफ कोई सोल्डरिंग नहीं की गई है। ये सीधा इस बोर्ड की जो पीसीबी है, यानी सॉरी पीसीबी का जो सरफेस है उसी के ऊपर रख के इसकी डायरेक्ट सोल्डरिंग कर दी गई है। ये हमारी एसएमडी टाइप आईसी हो गई। आप ये देख रहे होंगे ये हमारे कैपेसिटर्स हैं, ये भी एसएमडी टाइप हैं। आप पीछे से देखेंगे कोई होल के थ्रू इनकी सोल्डरिंग नहीं की गई है। ये हमारा एसएमडी टाइप कैपेसिटर हैं, इलेक्ट्रोलाइट। आप दूसरे कुछ छोटे से कंपोनेंट्स यहाँ देख रहे होंगे, ये वाइट आपको नज़र, ये एलईडीज़ हैं एसएमडी टाइप में ही। तो इनमें भी कोई पीछे फिजिकल टर्मिनल्स प्रेजेंट नहीं है, ना ही कोई सोल्डरिंग पीछे से किया गया है, सीधा इसके सरफेस पे ही इनको सोल्डर कर दिया गया है। ये वाइट छोटा सा आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा एसएमडी टाइप एलईडीज़ हैं। यहाँ आप कहीं रजिस्टर भी देख पा रहे होंगे शायद, हाँ ये आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पे, फोकस इट, ये छोटा सा शायद नंबर आपको विजिबल नहीं होगा इसमें, बिकॉज साइज़ में बहुत छोटा होता है। हमारा एसएमडी टाइप रजिस्टर है, उसके बगल में बराबर में ही आपको एक एसएमडी टाइप में एलईडी लगी दिख रही है। तो ये हमारे एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मैं कुछ कंपोनेंट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक्सियल लीड का क्या मतलब होता है, या रेडियल लीड का क्या मतलब है, या हमारे ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज क्या है, या हमारा एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स क्या है। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारी एक पीसीबी है, ठीक है। इसमें जो कंपोनेंट्स हमारे लगे हुए हैं, पहले हम टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये इसमें आप देख रहे हैं कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसमें सब में फिजिकल टर्मिनल्स हैं। तो ये थ्रो होल कंपोनेंट्स हैं। इस पीसीबी में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कुछ होल्स किए गए हैं कंपोनेंट के टर्मिनल्स को, या जो भी उनके टर्मिनल्स हैं या आउटपुट पिन्स हैं, इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, उनको हमने इन होल्स के थ्रू दूसरी तरफ गुजारा हुआ है और वहाँ से हमने सोल्डरिंग की हुई है। तो ये हमारे थ्रो होल कंपोनेंट्स होते हैं। उसी टाइप से हम बात कर रहे हैं एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स की। तो ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा, ये हमारा आईसी है, ठीक है। तो इसमें कोई फिजिकल टर्मिनल्स नहीं है, मतलब है बहुत छोटे हैं, स्मॉल साइज में है। तो उसको हमने डायरेक्ट इस बोर्ड यानी पीसीबी की सरफेस पे रख के सोल्डर किया हुआ है। तो ये हमारे एसएमडी टाइप कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये मैंने अभी पहले भी बताया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारे ये लगे हुए हैं छोटे छोटे से, ये हमारे एसएमडी टाइप कैपेसिटर्स हैं इलेक्ट्रोलाइट टाइप में।
ये आप देख रहे होंगे वाइट आपको दिख रहा है, बहुत छोटे से माइनर, बहुत छोटा साइज़ होता है तो शायद उतना अच्छा विजिबल ना हो, आपको वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी में देखना पड़े। बट ये आप देख रहे हैं वाइट, ये हमारी एलईडीज़ हैं, असेंबली टाइप में ही, इनमें कोई फिजिकल टर्मिनल प्रेजेंट नहीं है बहुत बड़ा, तो ये सीधा इसी की सरफेस पे रख के इसको सोल्डर कर दिया गया है। तो ये हमारे असेंबली टाइप कंपोनेंट्स होते हैं। और ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें टर्मिनल्स हैं और पीसीबी के थ्रू होल करके हम सोल्डरिंग कराते हैं पीछे से, वो हमारे थ्रो होल टाइप कंपोनेंट्स होते हैं। अब मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि थ्रो होल टाइप में किस किस तरह के पैकेज में उपलब्ध होते हैं और असेंबली टाइप में किस तरह के पैकेज में हमारे कंपोनेंट्स उपलब्ध रहते हैं। तो असेंबली टाइप में, सॉरी, थ्रो होल पैकेज टाइप में आपने सबसे पहला जो टाइप पढ़ा था वो था हमारा एक्सियल लीड टाइप कंपोनेंट्स। तो एक्सियल लीड टाइप का मतलब है हमारा कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसको एक अक्ष के परितः है, यानी एक अक्ष है और उसके दोनों तरफ ये कुछ एक्सिस है एक, और उसके दोनों तरफ ये टर्मिनल्स हमको नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे एक्सियल लीड टाइप कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है एक्सियल लीड टाइप में, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है आपका 1 किलो ओम का, आप देख रहे हैं, ये भी हमारा एक्सियल लीड टाइप में ही आएगा, एक्सियल लीड टाइप, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमारा ये एक फ्यूज़ है जो कि आप इन्वर्टर्स वगैरह में यूज़ करते हो या कुछ दूसरे डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं, तो ये हमारा एक्सियल लीड टाइप फ्यूज़ है। एक एक्स बन रहा है, एक अक्ष बन रहा है, उसके परितः ये इसका जो कंपोनेंट है वो दिया गया है, तो ये हमारा एक्सियल लीड टाइप कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हमारे सेकेंड टाइप मैंने बताया था थ्रो होल पैकेज में, रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट्स। तो रेडियल लीड टाइप में जैसे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया, तो ये एक सर्किल है और ये उसकी रेडियस, ठीक है, एक तरह से। तो नीचे की तरफ आपको इस तरह से कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, सर्किल फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, तो इसे हम रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो जिसमें हमारा कैपेसिटर आ सकता है इलेक्ट्रोलाइट में, ये हमारा बज़र है, ये भी हमारा रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट हो गया, ये आप देख रहे हैं बज़र है हमारा, तो ये भी हमारा रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट है। या किसी दूसरी वैल्यू का कैपेसिटर आप देख सकते हैं, ये सारे ये हमारे रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा रेडियल लीड टाइप्स में हमारे एलईडीज़ हो सकती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे रेडियल लीड टाइप में एलईडीज़ हैं, ठीक है, हमारे रेडियल लीड टाइप कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद था हमारा सिंगल इन लाइन पैकेज कंपोनेंट्स। तो सिंगल इन लाइन पैकेज में आप जैसे ये देख रहे होंगे, यहाँ पे शायद विजिबल हो, एलईडीज़ के जस्ट बराबर में ये एक रजिस्टर का अरे है। अरे मीन्स सेम वैल्यू के कई सारे रजिस्टर्स एक साथ अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है मेरा ये 10 किलो ओम का एक रजिस्टर अरे है और इसके जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं वो एक सिंगल लाइन में हैं। या जैसे आप ये कनेक्टिंग पिंस देख रहे हैं या ये आप पिंस देख रहे हैं, ठीक है, ये एक सिंगल लाइन में है। तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसके आउटपुट टर्मिनल्स या इनपुट टर्मिनल्स एक सिंगल लाइन में हो, उनको हम SIP, सिंगल इनलाइन पैकेज टाइप कंपोनेंट्स बोलते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको ड्यूअल इनलाइन पैकेज टाइप कंपोनेंट्स। तो ड्यूअल इनलाइन पैकेज में हमारी जितनी भी ICs हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, वो हमारे ड्यूअल इनलाइन पैकेज में आते हैं। जैसे ये एक IC है, ये IC का नॉच है और इस नॉच की दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में आप देख रहे हैं दो लाइंस हैं टर्मिनल्स की। एक टर्मिनल की लाइन सी है, इसमें कई सारे टर्मिनल्स दिए हुए हैं, 8-9 टर्मिनल्स एक दूसरी तरफ दिए हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं टर्मिनल्स की। तो इसे हम ड्यूअल इन लाइन पैकेज टाइप कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसमें टर्मिनल्स की दो लाइंस नज़र आ रही हैं उसे हम ड्यूअल इन लाइन पैकेज कंपोनेंट्स बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज। तो सपोज ये हमारा ट्रांजिस्टर है और इस तरह के टर्मिनल्स अगर कहीं दिए गए हैं तो उसे हम ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर में भी कई तरह के आते हैं, उसमें टर्मिनल्स एक मेटल में आता है, मेटल बॉडी में आता है ट्रांजिस्टर, उसमें थोड़े से अलग फॉर्म में दिए होते हैं, बट इनको हम ट्रांजिस्टर आउटलाइन पैकेज कंपोनेंट्स बोलते हैं। SMD क्योंकि साइज़ में कंपोनेंट्स, SMD में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, बट क्योंकि साइज़ में थोड़ा सा छोटे होते हैं वो कंपोनेंट्स, तो यहाँ आपको फिजिकली दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, वो आप मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह की हेल्प से देख पाएंगे। तो
तो वो हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी हमारे सेंटर्स पे या आपके कॉलेज में जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे प्रैक्टिकल सेशन, उसमें आपको दिखा दिए जाएंगे और उनका यूज़ भी थोड़ा बहुत करना आपको बताया जाएगा। बट आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा जो यूज़ आप करेंगे वो हमारे थ्रो होल पैकेज टाइप कंपोनेंट्स का ही यूज़ करेंगे। तो रेडियल लीड टाइप जैसे मैं बता रहा था, रेडियल लीड टाइप में आपका ये LDR है, LDR भी आपका रेडियल लीड टाइप में ही आएगा। या आपके ये आप देख रहे होंगे ये हमारे सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं, ये भी रेडियल लीड टाइप पैकेज में ही आता है। और एक्सियल लीड टाइप में आप समझ गए, कोई भी कंपोनेंट जिसके दोनों तरफ एक अक्ष के परितः दो टर्मिनल्स दिए हों, वो हमारा एक्सियल लीड टाइप कंपोनेंट होता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे वाले पार्ट में हम अभी रजिस्टर और कैपेसिटर के टाइप्स को स्टडी करेंगे, फिर उसकी कलर कोडिंग से रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। ये हमारा रजिस्टर कलर कोड है। तो रजिस्टर कलर कोड में एक्चुअली एक टेबल होती है कलर्स की, उसके कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। जैसे हमारा इस टेबल में पहला कलर होता है ब्लैक, ब्लैक के लिए 0 नंबर होता है, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो कलर के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट कलर के लिए 7, ग्रे कलर के लिए 8 और वाइट कलर के लिए 9 नंबर असाइन किया जाता है। लेकिन इस टेबल को याद रख पाना या किस कलर का क्या नंबर होता है वो याद रख पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। उस ट्रिक में हमारा एक नेमनिक होता है। नेमनिक है हमारा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो इस सेंटेंस की हेल्प से, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इस सेंटेंस इस वाक्य की सहायता से आप हमारे अलग अलग कलर्स का क्या सीक्वेंस रहेगा और उनके नंबर्स क्या होंगे वो याद रख सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट बी है उस बी का मतलब हो गया ब्लैक यानी 0, सेकंड बी का मतलब हो गया ब्राउन, उसके बाद रॉय में जो आर है उसका मतलब हो गया रेड, ओ का मतलब हो गया ऑरेंज, वाई का मतलब हो गया येलो, ग्रेट, ये जो वर्ड है ग्रेट हमारा, ग्रेट का मतलब हो गया ग्रीन, ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमारा हो गया ब्लू, हैज, सेंटेंस को सिर्फ कंप्लीट करने के लिए हमने ऐड कर दिया, हैज का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। उसके बाद अगला वर्ड हमारा वेरी है, तो वेरी से हो गया हमारा वायलेट, जी से हो गया हमारा ग्रे और डब्ल्यू, वाइफ से हो गया हमारा वाइट। तो इस सेंटेंस यानी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इसकी सहायता से आप इन कलर्स को याद रख सकते हैं, जिससे आपको ये भी याद रहेगा कि किस कलर का क्या नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। एक्चुअली रेजिस्टेंस में हमारा कई बैंड के रेजिस्टर्स होते हैं। जैसे हमारा एक रेजिस्टर हो सकता है 4 बैंड का रेजिस्टर हो सकता है, उसमें 4 बैंड होंगे। तो 4 बैंड का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक सिल्वर या गोल्डन कलर का बैंड दिया रहेगा। उस बैंड के, सिल्वर या गोल्ड कलर के बैंड के जस्ट अपोजिट साइड से हम फर्स्ट बैंड मानते हैं, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड। ठीक है। तो अगर हमारा 4 बैंड का रेजिस्टर है तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे गोल्डन या सिल्वर कलर के बैंड के अपोजिट साइड से पहला कलर का बैंड क्या है। उस बैंड का कलर हम नोट कर लेंगे इस टेबल से देख के, या इस सेंटेंस की हेल्प से हम समझ लेंगे कि उस पहले कलर का क्या नंबर होगा, वो कलर हम लिख लेंगे, फर्स्ट बैंड सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है। उसके बाद में उसी के बिल्कुल बगल वाला जो दूसरा बैंड होगा उसका कलर का क्या नंबर है वो हम लिख लेंगे पास पास में। ठीक है। उसके बाद में उस पूरे में हम 10 के ऊपर 10 थर्ड कलर जो होगा उसमें थर्ड बैंड का जो कलर है वो मल्टीप्लायर होता है, तो उसे हम क्या करते हैं 10 के ऊपर पावर में लिख देते हैं। सपोज 10 के ऊपर जो हमारा थर्ड बैंड था उसका कलर सपोज हमारा रेड है, तो रेड का क्या नंबर होता है इस टेबल के हिसाब से, बी रॉय यानी 0 1 2, तो 10 के ऊपर हम पावर लगा देंगे 2। ठीक है। इसी टाइप से हमारा 5 बैंड का अगर रेजिस्टर है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें जो गोल्डन या सिल्वर कलर के अपोजिट साइड से पहले 3 कलर्स होंगे, फर्स्ट बैंड का कलर, सेकंड बैंड का कलर, थर्ड बैंड का कलर, उन कलर के नंबर्स हम पास पास लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूप में। और उस पूरे में हम 10 के ऊपर फोर्थ बैंड का जो भी कलर है वो पावर में लगा के उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये आप देख रहे हैं। इसके साथ में हमारा एक 6 बैंड का भी रजिस्टर हो सकता है। तो 6 बैंड के रजिस्टर में हमारा क्या होता है, सेम 5 बैंड रजिस्टर की तरह जो पहले 3 नंबर्स बैंड का कलर है वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए। उसके बाद 10 के ऊपर 4th बैंड का जो कलर है उसकी पावर हम चढ़ा देते हैं उतना नंबर लिख के, ठीक है, वो पावर में आ जाता है 10 की और मल्टीप्लाई होके कैलकुलेट हो जाता है। अब बात आती है कि 6 बैंड रजिस्टर में जो हमारे 2 कलर और बचे हैं, यानी 4 कलर से तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, तो उसमें जो 5वें बैंड का कलर है वो दर्शाएगा हमारे रेजिस्टेंस का टॉलरेंस क्या है, ठीक है। और जो छठा कलर होगा वो दिखाएगा कि उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, ठीक है। तो 6 बैंड का ये होता है। बाकी 4 और 5th का आपको पता चल गया। 6 बैंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 5th बैंड ये दर्शाएगा कि आपके उस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस क्या है, और 6 बैंड में 6 बैंड हमें दर्शाएगा कि उसका कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो ये अभी हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेजिस्टर दिखाता हूं अभी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये एक हमारा गोल्डन कलर का बैंड है, तो उसके अपोजिट साइड से आप देख रहे हैं इसमें पहला बैंड है हमारा ब्राउन कलर का। फोकस है, हाँ, पहला बैंड हमारा ब्राउन कलर का है, सेकंड बैंड हमारा ब्लैक, और थर्ड बैंड हमारा इधर से रेड है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। इक्वल्स टू, यानी फर्स्ट बैंड था हमारा ब्राउन, तो ब्राउन का हमारा सिग्निफिकेंट नंबर क्या है 1, या इस सेंटेंस की हेल्प से भी आप देख सकते हैं ब्लैक ब्राउन, ब्राउन का नंबर है हमारा 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारा इसमें सेकंड जो बैंड था उसका कलर था ब्लैक, तो ब्लैक का नंबर है सिग्निफिकेंट 0, हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। और उसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 पे हम जो भी थर्ड बैंड का कलर है उसका नंबर हम 10 की पावर में लगा देंगे। तो इसमें थर्ड बैंड का कलर था रेड, और रेड का सिग्निफिकेंट नंबर है 0, 1, 2, यानी 2। तो 10 की पावर में आ गया हमारा 2। तो ये हो गया हमारा 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 1000 ओम्स, या इसको आप 1 किलो ओम भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है बात टॉलरेंस की। जैसे मैंने बताया इसमें हम गोल्डन कलर के, गोल्डन या सिल्वर कलर के अपोजिट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंट करते हैं। तो यदि अगर किसी रजिस्टर में हमारा गोल्डन कलर दिया है तो इसका मतलब है कि हमारे रेजिस्टेंस का टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है। और अगर ये कलर हमारा सिल्वर का है, सिल्वर कलर दिया है, तो हमारे रेजिस्टेंस का जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस 10% होगा। और अगर यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया है, नो कलर, तो हमारे रेजिस्टेंस का जो टॉलरेंस होगा वो प्लस माइनस 20% होगा। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉलरेंस होता क्या है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट उसकी एक्चुअल जो वैल्यू बताई गई है उसके कितना क्लोज है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट अपनी एक्चुअल मान के कितना करीब है ये दर्शाता है उसका टॉलरेंस। तो अब जैसे सपोज इसमें हमारा गोल्डन कलर दिया था, तो गोल्डन कलर के लिए हमारा टॉलरेंस होता है प्लस माइनस 5%। तो अगर हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 1000, सबसे पहले हम 1000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे। 1000 का 5% क्या होगा, 5/100 इक्वल्स टू 50, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कलर था इसमें वो गोल्डन कलर का बैंड था, तो इसका टॉलरेंस प्लस माइनस 5% होगा। तो हमने इसका 1000 ओम का 5% अगर हम निकालें तो 50 निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इस रेजिस्टेंस की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो हम क्या कह सकते हैं, R इक्वल्स टू 1000 प्लस माइनस 50, यानी इसकी वैल्यू
950 ओम से लेकर 1050 ओम के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे 50 निकल के आ रहा है, उसको उतने में से माइनस कर देते हैं एक वैल्यू और एक वैल्यू प्लस कर देते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस है 1000 ओम का, ये हमारा 950 ओम से लेकर 1050 ओम के बीच में इसका जो एक्चुअल वास्तविक मान है वो हो सकता है। क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस को उसकी रेजिस्टर को उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करा पाना जो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वो टॉलरेंस प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, और किसी भी रेजिस्टर को अच्छा तब माना जाता है उसका टॉलरेंस जितना कम होगा। किसी रेजिस्टर का टॉलरेंस जितना कम होगा वो अपने मान के उतने ही क्लोज होगा, तो उस रेजिस्टर को उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर किसी रेजिस्टर का टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो अपने मान से बहुत ज़्यादा या तो कम हो सकती है उसकी वह एक्चुअल वैल्यू, या बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो उस रेजिस्टर को हम अच्छा नहीं मानते जिसका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो। तो प्लस माइनस 5% है तो 950 ओम या 1050 ओम, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम अच्छा बोल सकते हैं कि रेजिस्टर हमारा अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका कलर कोडिंग की हेल्प से। ठीक है, किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने का ये तरीका था कलर कोडिंग की हेल्प से। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम कैपेसिटर की नंबर कोडिंग होती है, एक सिरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं या पॉलिस्टर और फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं, उनकी नंबर कोडिंग की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस कैपेसिटर का मान क्या है, वो हम आगे देखेंगे। या कैपेसिटर्स के टाइप्स क्या हैं वो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम अभी जस्ट कवर करने जा रहे हैं मल्टीमीटर का कैसे यूज़ करते हैं, प्लस मल्टीमीटर की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम किसी डायोड को कैसे पता कर सकते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है या डैमेज हो चुका है, किसी ट्रांजिस्टर की कैसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, या आपके करंट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अभी कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम आपके अलग अलग कंपोनेंट्स का एक आइडेंटिफिकेशन आपको दे रहे हैं, जिससे आप कंपोनेंट्स को देखकर पहचान पाएँ कि वो कंपोनेंट का नाम क्या है और आपको उसको यूज़ कैसे करना है। बाकी अलग अलग कंपोनेंट के यूजेस हम आगे कवर करते रहेंगे, एक एक कंपोनेंट का यूज़ करना हम सीखेंगे। बस हम यहाँ आपको सिर्फ एक पहचान कि आप कंपोनेंट को देखकर कैसे पहचान सकते हैं वो आपको कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर से ही शुरू करते हैं। तो रजिस्टर में भी हमारे टाइप्स होते हैं। ये रजिस्टर्स आप देख रहे हैं, ये हमारे कार्बन फिल्म रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके कार्बन फिल्म रजिस्टर्स हैं। ये अलग अलग वैल्यूज़ में आपको उपलब्ध होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। अलग अलग वैल्यूज़ में तो अवेलेबल होते ही हैं, इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, प्लस इनकी जो वाटेज रेटिंग्स होती है। मतलब रेजिस्टर का वर्क क्या होता है, करंट का अपोज करना, और करंट का जब अपोज हो रहा है, करंट को ब्लॉक कर रहा है, तो वो किसी फॉर्म में रिलीज भी हो रहा होगा। तो रेजिस्टर करंट को ब्लॉक करके हीट की फॉर्म में उसे रिलीज करता है। तो वो कितनी हीट डेसिपेट कर सकता है वो डिपेंड करता है उसकी पावर रेटिंग पे। ठीक है, तो जैसे सपोज ये कई पावर रेटिंग्स में आते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये बहुत छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये 0.125 वाट यानी 1/8 एक का 8वां हिस्सा 0.125 वाट में है ये वाला रेजिस्टर। ये आप देख रहे होंगे, इसे हम क्वार्टर रेजिस्टर बोलते हैं। क्वार्टर मीन्स एक का चौथाई हिस्सा, यानी 0.25 वाट में है। इससे बड़ा होता है तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वो आपका 0.5 में होगा। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपका 1 वाट में है। ये सारे कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स हैं, बस इनकी जो वाटेज रेटिंग है वो अलग अलग है। ये आपका 1 वाट में है, इससे बड़ा होगा थोड़ा सा तो वो आपका 2 वाटेज में होगा। मैं आपको शो करूँ, शायद यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इस पीसीबी पे लगा हुआ है, ये भी आपका कार्बन फिल्म रेजिस्टर है, ये आपका 2 वाट में है। ठीक है, तो ये जो हमारे कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स हैं ये एक फिक्स वैल्यू हमको देते हैं। ठीक है, फिक्स वैल्यू रेजिस्टर्स इनको बोलते हैं। तो उसमें कार्बन फिल्म रेजिस्टर हमारा आता है। उसके बाद हमारा इस टाइप का आपने बहुत जगह देखा होगा, ये हमारा वायर बाउंड रेजिस्टर होता है, वायर बाउंड रेजिस्टर। इसके अलावा ये हमारे
सिरेमिक रजिस्टर्स बोल देते हैं इनको, या सीमेंटेड रजिस्टर्स बोलते हैं। सीमेंट रजिस्टर के नाम से ये आपको अवेलेबल होते हैं, तो बहुत जगह यूज़ इनको देखने को मिलेंगे। ये हमारा सीमेंटेड रजिस्टर है, इस पीसीबी में यूज़ हो रहा है। ये भी हमारा सीमेंट रजिस्टर है, या मैं आपको और दिखाऊँ फॉर एग्जांपल, ये आपको एक लगा हुआ दिख रहा होगा, ये भी हमारा सीमेंट रजिस्टर है। ठीक है, तो सीमेंट रजिस्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्चुअल में इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर तक विद स्टैंड कर सकते हैं, और ये हमारे फ्लेम प्रूफ होते हैं। तो कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है किसी सर्किट का, या फ्लेम प्रूफ होते हैं, मीन्स आग वगैरह से ये डैमेज नहीं होते, फायर से या कहीं पे थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो इनके डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। तो इस तरह के सर्किट्स में हम इनका यूज़ करते हैं जहाँ पे इस तरह के फॉल्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये काफ़ी हाई वोल्टेज में अवेलेबल होते हैं। जैसे ये मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है सीमेंटेड टाइप में, और इसकी पावर रेटिंग है 5 वाट। ठीक है, ये 20 वाट, 30 वाट, इवन 50 वाट तक आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर तक विदस्टैंड कर सकता है और फ्लेम प्रूफ होता है। तो इसलिए इस तरह की जगह जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ हम सीमेंटेड रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। इनको दूसरा कुछ जगह पे सिरेमिक रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके 3 टाइप के रजिस्टर्स मैंने आपको दिखाए, सीमेंटेड या सिरेमिक रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर, और ये आपके कार्बन फिल्म रजिस्टर्स। कार्बन फिल्म रजिस्टर्स में मैंने अलग अलग पावर रेटिंग के हिसाब से उनका साइज़ भी दिखाया। उसकी पावर जितनी ज़्यादा होती जाएगी, रेजिस्टेंस का जो सरफेस एरिया है कार्बन फिल्म के केस में, वो उसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका 0.25 वाट में है तो इसका साइज़ आपको छोटा नज़र आ रहा है। ये आपका 1 वाट में है तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ये आपका 2 वाट में है तो इसका जो सरफेस एरिया है या साइज़ है वो और बढ़ गया है। ठीक है, तो जितनी इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उतना ही ये करंट मतलब करंट को ज़्यादा उसमें हीट डेसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, करंट को ब्लॉक करेगा और उसको हीट की फॉर्म में ये रिलीज़ करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा हाई रेटिंग करंट पे ये वर्क कर सकते हैं। सपोज़ करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हम ये 0.25 वाट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये डैमेज होने का यानी बर्नआउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ हम रजिस्टर की जो पावर रेटिंग है वो बढ़ा देते हैं। यदि हमारा करंट की रेटिंग ज़्यादा है तो हम रजिस्टर की पावर रेटिंग बढ़ा देते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो वो आपको कैलकुलेट करना हम आगे बताएंगे। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया कि रजिस्टर के अलग अलग टाइप्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की। तो ये आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। मैं आपको एक निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ से। इसमें भी हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं, जिसकी ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है प्लस माइनस, तो इसमें जो टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा है वो हमारा पॉजिटिव होता है, जिसकी लेंथ कम है वो निगेटिव होता है। या दूसरा पहचानने का तरीका ये है, इस रजिस्टर पे एक तरफ इस तरह की सिल्वर कलर की एक स्ट्रिप बनी होती है पत्ती, जिसमें माइनस का साइन भी बना रहता है, तो वो वाला उस साइड वाला जो टर्मिनल हमारा होगा वो नेगेटिव होगा और अपोजिट साइड वाला पॉजिटिव होगा। इसके अलावा इस पर कुछ वैल्यूज़ मेंशन रहती हैं, जैसे शायद आपको दिख ना रहा हो, बट जब हम आपको ये कंपोनेंट्स फिजिकली दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे। इस पर 220 माइक्रोफैरेड लिखा है, तो ये इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई, इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो ये है हमारा 220 माइक्रोफैरेड का है। इसके अलावा इस पर एक वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, जैसे इस पर लिखा है 35 वोल्ट, 35 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम 35 वोल्टेज तक ऑपरेट कर सकता है। मीन्स 35 वोल्ट, मैक्सिमम 35 वोल्ट पे ये चार्ज स्टोर कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर हम इसमें स्टोर करा रहे हैं तो ये डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इस पर एक टेम्परेचर की वैल्यू लिखी होती है, जैसे यहाँ छोटा सा आपको दिख रहा होगा 105 डिग्री सेल्सियस, शायद विजिबल ना हो बट इस पर लिखा है 105 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि ये इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर हम इसे कहीं ऑपरेट कराएंगे तो ये डैमेज हो सकता है। इसके बाद में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में, इस तरह का
प्लस का या क्रॉस का साइन इस तरह से बना रहता है। तो इसका क्या मतलब है या ये क्यों दिया गया होता है? तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, यानी इसकी जो पूरी बॉडी है साइड से वो मेटल की बनी होती है, यानी एल्यूमिनियम की बनी होती है। ऊपर से ये मार्किंग के लिए एक पॉलीथीन टाइप में चढ़ा दिया जाता है, जिससे आप पहचान सकें। उस पर मार्किंग वगैरह कर दी जाती है कि उसकी क्या वैल्यू है, टेम्परेचर रेटिंग्स क्या है। लेकिन उसकी जो बॉडी है ऊपर से ये प्लस का मार्क बना के थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया जाता है, उसको वीक कर दिया जाता है, क्योंकि साइड से काफ़ी एल्यूमिनियम है तो मोटी है इसकी आउटर लेयर, तो काफ़ी मजबूत है। ऊपर से ये कट के मार्क्स बना के इसको थोड़ा सा वीक कर दिया जाता है। ऐसा करने का रीज़न ये है कि अगर इसकी बॉडी को इक्वली स्ट्रॉन्ग रखा जाए, यानी ऊपर से ये कट का मार्क ना लगाया जाए और ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जितनी साइड से इसकी बॉडी मजबूत है, तो क्या होगा अगर ये कैपेसिटर कभी डैमेज हुआ, पीसीबी में ये सपोज कंपोनेंट हमारा लगा हुआ है कैपेसिटर, और ये डैमेज हुआ तो ये साइड में कहीं से भी फट सकता है, ठीक है। और साइड में जब ये फटेगा, बर्स्ट होगा, तो ये बाकी के जो कंपोनेंट्स उस पीसीबी पे लगे होंगे उनको डैमेज कर सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या उसमें आग वगैरह भी लग सकती है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम इसे ऊपर से थोड़ा सा वीक कर देते हैं ये क्रॉस का मार्क बना के। तो अब क्या होगा, अगर ये कभी डैमेज होगा तो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह हैं वो डैमेज होने पे ये ऊपर की तरफ यहाँ से फटेगा और वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इस पर लगा हुआ है, अगर ये कट मार्क ना देके इसको भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए जितना ये साइड से है, तो ये कहीं से भी फट सकता है। सपोज ये साइड से डैमेज हुआ तो ये बाकी के कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इसको ऊपर से थोड़ा सा वीक कर दिया जाता है ये क्रॉस मार्क लगा के। अब अगर ये डैमेज होगा तो इसका जो भी डाइलेक्ट्रिक मटीरियल या दूसरी चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ निकलेंगी। तो ये हम एक छोटी सी वीडियो भी है हमारे पास, वो आपको उसकी हेल्प से हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे डैमेज होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया जिसमें पोलैरिटी होती है। तो ये अलग अलग वैल्यू के हिसाब से और वोल्टेज रेटिंग्स के हिसाब से इनका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर है हमारा, ये है हमारा 220 माइक्रोफैरेड है, 50 वोल्ट, ठीक है। ये है हमारा, ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये 1000 माइक्रोफैरेड है, 25 वोल्ट इसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक छोटा सा है हमारा, ये हमारा 47 माइक्रोफैरेड है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। उसके बाद हमारे इसमें आते हैं सिरेमिक कैपेसिटर्स। सिरेमिक कैपेसिटर्स आपके इस प्रकार के होते हैं, आप देख रहे होंगे। ये हमारे सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं, सारे सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं। तो सिरेमिक कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें कोई पोलैरिटी प्लस माइनस नहीं होता, ठीक है। और इसके मान को हम कैसे पता करते हैं, इसके ऊपर कुछ नंबर्स पड़े रहते हैं। तो इसकी एक नंबर कोडिंग होती है सिरेमिक कैपेसिटर की, उस नंबर कोडिंग की हेल्प से हम पता करते हैं कि हमारा सिरेमिक कैपेसिटर की वैल्यू क्या है। तो वो नंबर कोडिंग हम अलग से कवर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम किसी नंबर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा वो सिरेमिक कैपेसिटर कितनी वैल्यू का है, ठीक है। तो ये हमारे सिरेमिक कैपेसिटर्स हैं, इसमें प्लस माइनस कोई पोलैरिटी नहीं होती। उसके बाद में हमारे कुछ पॉलिस्टर या फिल्म कैपेसिटर्स होते हैं, इन्हें हम पॉलिस्टर कैपेसिटर भी बोलते हैं। ये हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर्स हैं या फिल्म कैपेसिटर्स इन्हें हम बोलते हैं। इस पे भी नंबर कोडिंग होती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा पॉलिस्टर या फिल्म कैपेसिटर कितनी वैल्यू का है। तो पॉलिस्टर कैपेसिटर्स हमारे मोस्टली जो हाई वैल्यूज़ के बहुत ही हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाले सर्किट्स हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे ये हमारी एक इन्वर्टर की पीसीबी है, तो इसमें आप देख रहे हैं ये सारे पॉलिस्टर या फिल्म कैपेसिटर्स इनको बोल सकते हैं, ये लगे हुए हैं। ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ये भी पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ये भी पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ये भी हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर है। ये छोटा सा आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है। ये सारे आप देख पा रहे होंगे ये सब हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स हैं जिनमें प्लस माइनस पोलैरिटी होती है। तो पॉलिस्टर और फिल्म कैपेसिटर्स में भी कोई पोलैरिटी नहीं होती। इनको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, वो हम कोडिंग अलग से आपको बताएंगे। उसके बाद ये हमारी एलईडीज़ हैं, ये तो सभी मोस्टली लोगों ने देखी होती हैं। इसमें भी इसी तरीके से टर्मिनल्स होते हैं,
आप देख रहे हैं ये, तो इसमें जिस टर्मिनल की लेंथ ज़्यादा है वो हमारा पॉजिटिव होता है यानी एनोड होता है, जिसकी लेंथ कम है वो हमारा नेगेटिव यानी कैथोड होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर्स में हमारी आती हैं एलईडीज़। साइज़ इनके अलग अलग हो जाते हैं, जैसे ये हमारी 5 mm है, इसकी जो मोटाई है वो 5 mm है। 3 mm में आती है, वो थोड़ी सी छोटी होगी साइज़ में। 2 mm में आती है, वो थोड़ी और बहुत छोटी सी होगी साइज़ में। ठीक है, अलग अलग शेप्स में ही आती हैं, ओवल शेप में होती है, ये राउंड शेप में है, स्क्वायर शेप में आती है। ठीक है, तो अलग अलग शेप में आती हैं। दूसरा इसका पता करने का एक तरीका ये भी होता है, ये आप देखेंगे ऐसे यहाँ से नीचे से आप टच करके इसको देखेंगे इस तरह से, तो ये राउंड होता है। इसमें एक साइड हल्का सा फ्लैट होगा, यहाँ से चपटा होगा, तो वो वाली साइड हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, और दूसरी साइड पॉजिटिव। तो ये एक दूसरा तरीका है ये पता करने का कि इसकी कौन सी टर्मिनल हमारी नेगेटिव है यानी कैथोड है और कौन सी एनोड पॉजिटिव है। इसकी एलईडीज़ हो गई, ये हमारे पीएन जंक्शन डायोड्स होते हैं। ठीक है, आपने बहुत जगह देखे भी होंगे काफ़ी लोगों ने, और कुछ ने नहीं देखे होंगे तो वो यहाँ से देख सकते हैं। पीएन जंक्शन में आप देख रहे होंगे ये एक साइड में सिल्वर कलर का बैंड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर बैंड वाली साइड होती है ये हमारा एन रीजन होता है। ठीक है, और जो अपोजिट साइड होती है वो हमारा पी रीजन होता है। तो एन रीजन मीन्स नेगेटिव, यानी आप इसको नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यानी कि ये हमारा एन रीजन है, ये पी रीजन है। एन रीजन हमारा नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, दूसरा वाला अपोजिट साइड हमारी पॉजिटिव टर्मिनल यानी पी रीजन हो गया। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ये हमारा ज़ेनर डायोड है, आप देख पा रहे हैं, ये आपका ज़ेनर डायोड होता है इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ये भी अलग अलग पावर्स के हिसाब से आते हैं। इसकी पावर ये आई थिंक 0.5 वाट में होगा, तो इससे ज़्यादा वाटेज में होते हैं, उसका साइज़ बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, और अलग अलग वोल्टेज रेटिंग्स के हिसाब से आते हैं ज़ेनर डायोड्स। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक साइड में आपको ब्लैक कलर का बैंड नज़र आ रहा है, वो हमारा एन रीजन होता है और अपोजिट साइड हमारी पी रीजन होती है, यानी ये नेगेटिव ब्लैक बैंड वाला साइड और दूसरा साइड उसका पॉजिटिव। तो ये हमारा ज़ेनर डायोड हो गया। ये हमारा बज़र है, पीजो इलेक्ट्रिक बज़र, जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो आपको अलग से कवर करेंगे। ये हमारा बज़र है। बज़र भी हमारे अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा बज़र है, इससे छोटे साइज़ में भी आता है। तो हमारे जो पीसीबीज़ होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वगैरह, वहाँ पे नॉर्मली ये बज़र हम छोटे साइज़ में यूज़ करते हैं। इनके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं, ये थोड़ा सा हाई वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा, ये नॉर्मली 5 वोल्ट तक ऑपरेट करता है। उसके बाद रेजिस्टेंस में ही रेजिस्टर हमने कवर किए थे अभी आपके, कार्बन कंपोजिशन या कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स, वायर बाउंड रेजिस्टर, और ये हमारा सीमेंटेड रेजिस्टर। उसके बाद हमारा होता है पोटेंशियोमीटर। ये फिक्स रेजिस्टर्स थे सारे, इनकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टर्स में आते हैं। ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, तो इसमें इस टाइप के 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है वो मैं अलग से कवर करूँगा। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है, यानी इसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। यानी कोई ऐसा सर्किट या कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट हमें है जहाँ हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, एक फिक्स वैल्यू नहीं चाहिए। यानी सपोज हमें 0 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम के बीच में कोई वैल्यू चाहिए, तो हम 10 किलो ओम का वेरिएबल रेजिस्टर वहाँ पे यूज़ कर लेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसकी नोब को घुमा करके उसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल रेजिस्टर बोले जाते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, बहुत जगह पे इसके यूज़ होते हैं, जैसे पुराने टीवी होते थे ब्लैक एंड वाइट, वहाँ आपने देखा होगा उसके अंदर लगा होता था, या अभी आपके फ़ैन रेगुलेटर होता है उसमें भी यही यूज़ होता है। ये आपका पोटेंशियोमीटर है जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह काम करता है। इसके अलावा हमारे प्रीसेट्स होते हैं। ये हमारा प्रीसेट है, ये भी हमारा वेरिएबल रेजिस्टर है, बट इसे प्रीसेट हम बोल देते हैं। ये आप देख रहे होंगे।
प्रीसेट है। तो दूसरा आपने देखा अभी जो हम रेजिस्टेंस बता रहे थे दूसरे टाइप के, उनमें कलर कोडिंग थी, तो कलर कोड से हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। यहाँ आप देख रहे होंगे प्रीसेट में एक नंबर लिखा होगा 103, ठीक है। तो इस नंबर से आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 103 का मतलब है कि पहले जो 2 डिजिट हैं 10 वो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, और जो थर्ड डिजिट है वो हमारा मल्टीप्लायर हो गया। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी 10 × 10⁻3, तो ये हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर हो गया, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें भी 3 टर्मिनल्स होते हैं, इसका यूज़ करना आपको आगे बताया जाएगा। ये हमारे प्रीसेट हैं, ये अलग अलग टाइप्स में आते हैं। ये है, ये प्लास्टिक टाइप में है, प्लास्टिक बॉडी में है, ये मेटल टाइप में भी आते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे देखेंगे ये छोटा सा दिख रहा है, ये मेटल बॉडी में है, ये भी हमारा प्रीसेट है, ठीक है। तो इन पे या तो नंबर लिखा रहेगा इस तरह से 3 डिजिट का, उससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या डायरेक्ट उस पर प्रिंट रहेगा कि वो कितने वैल्यू का रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल ये हमारा पोटेंशियोमीटर, तो इस पर डायरेक्ट लिखा हुआ है 100K यानी 100 किलो ओम। इस पे नंबर्स पड़े रहते हैं, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पोटेंशियोमीटर या प्रीसेट हमारा कितना वैल्यू का है। क्योंकि वेरिएबल रजिस्टर ही होते हैं, लेकिन इस टाइप में जो है हमारे उन्हें हम प्रीसेट बोलते हैं, और इस टाइप में जो हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है उसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। उसके बाद में ये हमारे कुछ एनवायरमेंटल रजिस्टर्स भी होते हैं। एनवायरमेंटल रजिस्टर्स मींस जिनकी वैल्यू, जिनके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी एनवायरमेंट कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। जैसे एक उसमें हमारा एक थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू तापमान यानी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो ये हमारा थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा एनटीसी होता है, दूसरा थर्मिस्टर का टाइप होता है हमारा पीटीसी, ठीक है। तो ये हमारा थर्मिस्टर है। इसमें मैंने बताया आपको 2 टाइप्स होते हैं, एक एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, दूसरा पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो मैंने अभी जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये हमारा एनटीसी टाइप का रजिस्टर है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला होता है, इस पर एक नंबर लिखा रहेगा 103, उसी तरह से। तो 10 का मतलब है सिग्निफिकेंट नंबर्स, स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट हैं उनका सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, और लास्ट डिजिट हमारा मल्टीप्लायर। तो 10 × 10⁻3, तो ये हमारा 10 किलो ओम का एनटीसी रजिस्टर हो गया। एनटीसी रजिस्टर में क्या होता है कि जब हमारे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है। पीटीसी में उसका उल्टा होता है, अगर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैलकुलेट दिखा रहा हूँ थोड़ा सा किस तरह से होगा। मल्टीमीटर विजिबल है, अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा दिखा रहा है 20K। तो आप 15K के समथिंग ये अभी शो कर रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा एक्यूरेसी और टॉलरेंस का होता है, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है। टॉलरेंस आप समझ के, एक्यूरेट नहीं होता कोई भी कंपोनेंट अपनी वैल्यू के, तो ये टॉलरेंस की वजह से 14.9 अभी दिखा रहा है, ठीक है। वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये 103 है, इसका मतलब ये 10 किलो ओम का आपका रजिस्टर है। एनटीसी टाइप रजिस्टर है, 10 किलो ओम का थर्मिस्टर है, सॉरी 10 किलो ओम का एनटीसी थर्मिस्टर है ये। अब ये अभी नॉर्मली दिखा रहा है हमें 14.8 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं यहाँ पे आग लगाऊँ, यहाँ पे कुछ फायर वगैरह दिखाऊँ या टेम्परेचर मैं किसी तरह से इंक्रीज़ करूँ तो इसकी वैल्यू घटेगी। नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो ये मैंने पकड़ा हुआ है अभी, तुषार यहाँ पे एक मैच बॉक्स से, माचिस से इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम बढ़ाएंगे
तो देखिए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर पे, आप देख पा रहे होंगे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है जैसे ही इसके आसपास का टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। अब धीरे धीरे जैसे ही आसपास का टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, अगर टेम्परेचर घटेगा जैसे जैसे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी ये ज़ीरो दिखा रहा है, तो जैसे ये ठंडा होता रहेगा, देखिए बहुत ज़्यादा हीट हो गया अभी ये, इसको हम जैसे ही ठंडा कर लेंगे, ये देखिए इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ होती चली जाएगी। यानी एनटीसी का मतलब आप समझ गए, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और यदि टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। आप देख रहे हैं मल्टीमीटर पे, अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर, हमारे इसके आसपास का जो टेम्परेचर था वो जैसे जैसे घटता जा रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, यानी बढ़ती जा रही है। पीटीसी में इसका उल्टा होता है। पीटीसी में क्या होता है, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और यदि टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी घटेगी। तो समझ गए होंगे। तो ये हमारा एनवायरमेंटल रेजिस्टर होता है, यानी इनको एनवायरमेंटल रेजिस्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हमारा थर्मिस्टर था एनटीसी 10 किलो ओम का। थर्मिस्टर्स का यूज़ हम फायर अलार्म्स वगैरह में करते हैं, आगे इसकी हेल्प से हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। उसके बाद हमारा होता है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फोटो रेजिस्टर है। फोटो रेजिस्टर, या नॉर्मली आप इसे जानते होंगे एलडीआर के नाम से, यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर या फोटो रेजिस्टर मींस एक ऐसा रेजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस, जिसके प्रतिरोध का मान हमारी लाइट की इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होता है, एलडीआर में यदि हमारे लाइट की इंटेंसिटी अच्छी खासी है तो इसका रेजिस्टेंस क्या मिनिमम रहता है, और यदि हमारी लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, एकदम से डार्कनेस है, तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मेगा ओम्स या कुछ किलो ओम्स की रेंज में रहती है। मतलब लाइट की कंडीशन में इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहती है, अंधेरे की कंडीशन में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये भी बहुत जगह होता है यूज़। हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, वहाँ पे ये लगा होता है। तो स्ट्रीट लाइट में क्या काम होता है इसका, कि ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि अगर इवनिंग में जैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो ये हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनको ऑन करा देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हमारी जब हमारी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है मॉर्निंग में, यानी सनलाइट होता है, तो ये सेंस करेगा कि अभी प्रॉपर लाइट है, पर्याप्त मात्रा में उजाला है, तो ये उन स्ट्रीट लाइट्स को बंद करा देगा। इसके अलावा हमारा कैमरे का जो ऑटो फोकस होता है, देखा होगा आपने कि अगर डार्कनेस है कैमरे में, हमारे मोबाइल फ़ोन में या डीएसएलआर्स में एक ऑटो फ्लैश मोड होता है। ऑटो फ्लैश मोड में क्या होता है कि अगर वो देख रहा है कि सब्जेक्ट के आसपास अंधेरा है, जिस भी सब्जेक्ट का या जिस भी पर्सन का फ़ोटो हम कैप्चर करने जा रहे हैं उसके आसपास अंधेरा है, तो फ्लैश लाइट हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो वहाँ भी एलडीआर या फोटो रजिस्टर का यूज़ होता है। इसे भी हम आपको शो कर रहे हैं। अभी आप मल्टीमीटर पर देख रहे हैं, देखिए अभी क्योंकि लाइट है, अच्छा खासा लाइट है, ये देखिए लाइट है, तो ये अभी समथिंग 11 से लेके 13 किलो ओम के आसपास अपनी वैल्यू को दिखा रहा है। मैक्सिमम वहाँ तक जा रही है 11 पॉइंट तक। ठीक है, अगर हम अंधेरा यहाँ पे कर दें तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देखेंगे मल्टीमीटर पे बढ़ जाएगी। जैसे मैं ये रिंग एलईडी लगी हुई है यहाँ पे, मैं इसको बंद करा रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं, आप इंक्रीज हो गई, अभी 20 किलो ओम यानी 21 किलो ओम तक पहुँच गया है। थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, ये देखिए 20 किलो ओम तक अभी इसकी वैल्यूज आ रही है, 19-20 तक। ठीक है, या मैं इसके ऊपर और अपनी फिंगर्स अंधेरा कर लूँ, इस तरह से बिल्कुल ब्लॉक कर दूँ लाइट को, तो आप देख रहे हैं 37-72 किलो ओम तक ये चली गई वैल्यू।
और जैसे ही हम यहाँ पे उजाला बढ़ा रहे हैं इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। लाइट ऑन। ये देखिए लाइट ऑन हुआ तो इसकी वैल्यू कम हो गई फिर से। तो ये हमारा LDR होता है। LDR का क्या होता है कि अगर आपकी लाइट कंडीशंस अच्छी हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम रहता है, और यदि अंधेरा है तो इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की मैक्सिमम होती है, कुछ मेगा ओम या किलो ओम्स के रेंज में चली जाती है। वो डिपेंड करेगा लाइट की इंटेंसिटी पे पूरी तरह से। ठीक है, तो ये हमारा LDR होता है, इसे हम फोटो रेजिस्टर भी बोल देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं। ट्रांजिस्टर यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, BJT। तो इसमें दो टाइप होते हैं, NPN और PNP। तो NPN और PNP को आप कैसे आइडेंटिफाई, क्योंकि फिजिकली देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, तो मल्टीमीटर की हेल्प से हम आपको टेस्ट करना भी बताएंगे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजिस्टर को, कि वो हमारा NPN है या PNP। वो हम आपको अलग से बताएंगे जब मल्टीमीटर का यूज़ करना आपको सिखाया जाएगा। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ये आपकी वोल्टेज रेगुलेटर IC है, 7805 इस पे नंबर है। 7805 मीन्स एक तो ये सीरीज़ होती है, एक 78 सीरीज़ होती है, एक 79 सीरीज़ होती है। तो 78 सीरीज़ मीन्स इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है। एक 79 की सीरीज़ होती है, 79 सीरीज़ का मतलब उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो निगेटिव होता है। तो 7805 का मतलब है लास्ट का जो डिजिट है 5, 78 दर्शाता है कि उसका आउटपुट पॉजिटिव होगा, और 79 दर्शाता है, जो स्टार्टिंग का नंबर है 79, वो दर्शाता है कि उसका आउटपुट निगेटिव होगा। लास्ट के जो दो डिजिट होते हैं वो उनसे हमें पता चलता है कि वो कितने वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर IC है। जैसे ये 7805 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट 78 का मतलब है कि आउटपुट पॉजिटिव होगा, लास्ट वाले 05 का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो 5 वोल्ट होगा। तो 7805 का मतलब हुआ इससे हमें +5 वोल्ट मिलेंगे आउटपुट पे। यदि हमारा 7812 होता तो इसका मतलब होता हमें +12 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर IC है वो। ठीक है, 12 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर IC है। उसी टाइप से हमारा 7906 एक IC होती है। 7906 का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज हमें वहाँ से -6 वोल्ट मिलेंगे, या 7912 अगर होता IC तो वहाँ पे हमें -12 वोल्ट मिलेंगे। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर्स IC होती हैं। ये फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। अगर ये 7805 है तो इससे फिक्स हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा आउटपुट पे। इनपुट पे हम 12 से 24 वोल्ट दे सकते हैं, 8 से 24 वोल्ट दे सकते हैं। इसमें ये और रखना होता है, हमें आउटपुट और इनपुट का थोड़ा सा डिफरेंस रखना होता है। मींस ये हमारा 7805 वोल्ट का IC अगर है तो इनपुट पिन पे हमें ऐसा नहीं है कि आप 5 वोल्ट ही देंगे। अगर आप इनपुट पे भी 5 वोल्ट दे रहे हैं तो आउटपुट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इनपुट हमें हमेशा 2 या 3 वोल्ट एक्स्ट्रा रखना होता है। यदि ये हमारा 7805 है तो हम इनपुट पे समथिंग 8 वोल्ट इनपुट देंगे, तो ये उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। तो 7805 IC अगर है तो उसमें आप 8 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक दे सकते हैं इनपुट। यदि हमारा 12 वोल्ट का IC होता तो 7812 होता तो उसमें आप लगभग 14 या 15 वोल्ट से 24 वोल्ट तक दे सकते हैं, तो वो उसको फिक्स 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारी फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर्स IC होती हैं। उसके बाद हमारी वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर की एक सीरीज़ होती है, LM सीरीज़ होती है। उसमें एक बड़ी कॉमन IC है LM317। तो उससे हम प्रीसेट वगैरह लगा करके वेरिएबल वोल्टेज निकाल सकते हैं। मींस आउटपुट वोल्टेज जो है वो हम वेरी करा सकते हैं, यानी 0 से लेके 12 वोल्ट तक या 24 वोल्ट तक हम उसमें वेरी करा सकते हैं। तो उसका सर्किट आपको अलग से बनाना बताएंगे। उसके बाद इसमें आपको ये पीछे मेटल का पार्ट कुछ नज़र आ रहा होगा, ये हमारा हीट डेसिपेशन के लिए होता है। इसके साथ में ये हीट सिंक बोल सकते हैं, या इसमें हम अलग से एक मेटल का पार्ट अटैच कर देते हैं जिसे हम हीट सिंक बोलते हैं। ऐसा इसलिए जब ये इनपुट पे 8 वोल्ट या 12 वोल्ट कंज्यूम करके उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज़ करता है। ठीक है, तो अलग से मेटल का पार्ट इस IC के साथ लगा करके उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा दिया जाता है, जिससे ये
जल्दी जल्दी ठंडी होती रहे, कूल डाउन होती रहे और आईसी डैमेज होने से बच जाए। ठीक है, तो इसमें हम अलग से भी मेटल का पार्ट अटैच कर देते हैं जिसे हीट सिंक बोलते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू की हेल्प से पीछे से मेटल पार्ट लगा दिया जाता है जिसे हम हीट सिंक बोलते हैं, जिससे हमारी आईसी जल्दी से कूल डाउन हो जाए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज ये मेटल की कोई बॉडी है, मैंने इसको हीट किया, अब मैं अगर इसको ठंडा करने का वेट करता रहूँ तो ये बहुत ज़्यादा समय लगेगी कूल डाउन होने में। और अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे पास मेटल बॉडी है, इसको मैंने हीट किया और मैं इसको टच करा दूं किसी दूसरी मेटल बॉडी से, तो इसकी जो हीट है दूसरी मेटल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए इन आईसीज में ये अलग से मेटल का पार्ट दिया होता है। तो ये हमारी वोल्टेज रेगुलेटर्स आईसी हो गई। उसके बाद ये हमारा ट्राइक है, ये ट्राइक है। ठीक है, इनके अलग अलग नंबर्स होते हैं, उससे आप पहचान सकते हैं। बाकी मैं बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर की कोडिंग क्या होती है। ट्रांजिस्टर पे भी कुछ नंबर्स पड़े रहते हैं, BC547, BD139, BF494 या AD139, इस तरह का कुछ भी। तो उससे आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर किस मटेरियल से बना है या किस एप्लीकेशन के लिए उस ट्रांजिस्टर को डिज़ाइन किया गया, उसका करंट गेन क्या है, वो सब की एक कोडिंग होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा अलग से। ये हमारा ट्राइक है। मॉसफेट भी लगभग दिखने में ऐसे ही होते हैं। के बाद ये हमारे स्विच है, ये हमारा पुश टू ऑन, पुश टू ऑफ, यानी एक बार आप पुश करेंगे तो ये नीचे चला गया तो ये ऑन कर देगा सर्किट को, आप दोबारा दबाएंगे ये उसको ऑफ करा देगा। तो ये हमारा पुश टू एन, पुश टू ऑफ, पुश टू ऑन एंड पुश टू ऑफ स्विच इसको बोलते हैं। ये हमारी RGB एलईडी है। RGB एलईडी मीन्स रेड ग्रीन ब्लू, ट्राई कलर एलईडी है। इसकी हेल्प से माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस करा के हम बहुत सारे कलर्स, अप टू 16 मिलियन कलर्स हम इससे, इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से जनरेट करा सकते हैं। ये हमारा IR रिसीवर है। आपके टीवी में या आपके जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं, आप रिमोट से चैनल वगैरह चेंज कर रहे होते हैं या कुछ कमांड्स दे रहे होते हैं, तो उसमें ये IC लगी होती है। इसमें पिन फोटो डायोड होता है अंदर लगा हुआ, तो ये IR रिसीवर हम बोलते हैं। ये नंबर है इसका TSOP 1738। 1738 मीन्स आउटपुट, उसका जो लास्ट डिजिट है 38 मीन्स 38 किलोहर्ट्ज़, तो इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 38 किलोहर्ट्ज़ है। ये हमारा IR रिसीवर है, इसका भी यूज़ आपको बताया जाएगा। ये कैपेसिटर्स हम आपको दिखा चुके हैं। ये हमारी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो इस पर आप 0 से लेके 9 तक अलग अलग डिजिट्स डिस्प्ले करा सकते हैं। इसमें भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक तो साइज़ का डिफरेंस होता है, ये अलग अलग साइज़ में आती है। छोटा साइज़ है, ये 1 इंच साइज़ है आई थिंक। इसके अलावा कुछ और बड़े साइजेस में भी आती हैं। फिर इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक कॉमन कैथोड होता है, एक कॉमन एनोड होता है। तो कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड का क्या मतलब है वो आपको बताया जाएगा जब हम 7 सेगमेंट कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं कि आप पहचान पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये हमारी आईसीज़ हैं। आईसीज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अलग अलग पिन्स होती हैं, टाइमर आईसी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और बहुत सारी लॉजिक गेट आईसीज़ हैं, और भी बहुत प्रकार की आईसीज़ होती हैं। तो आईसी दिखने में इस तरह की होती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। इस पर एक नंबर पड़ा होगा 16.00 मीन 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी में आते हैं, 10 किलोहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ में भी होते हैं, किलोहर्ट्ज़ में भी, मेगाहर्ट्ज़ में भी। तो ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर आपने पढ़े होंगे, तो ये इस टाइप का होता है।
ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये आपका वही पॉलिस्टर या फिल्म कैपेसिटर है। ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है? पीजो एक्चुअल में जो वर्ड है वो पीजन एक ग्रीक वर्ड होता है, उसकी हेल्प से बना है। पीजन का मतलब होता है टू स्क्वीज और टू प्रेस समथिंग, यानी इस पे जब कोई मैकेनिकल स्ट्रेस या कोई मैकेनिकल प्रेशर या किसी भी तरह का दबाव जब इसके ऊपर डाला जाता है तो ये उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये प्रेशर को या किसी भी तरह के दबाव को, प्रेशर को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसे हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये दिखने में इस टाइप का होता है। ये आपका एक दूसरे प्रकार का स्विच है, इसे हम टॉगल स्विच बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, यानी इसे अब जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा और जैसे ही आप अपनी फिंगर वहाँ से रिलीज़ करेंगे वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। तो हमारी कुछ आईसीज़ होती हैं जहाँ हमें, आईसीज़ हैं या कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जहाँ हमें एक ट्रिगर पल्स देनी होती है। तो किसी भी तरह की ट्रिगर पल्स देने के लिए हम इसको इस स्विच का यूज़ करते हैं, जिसे हम टॉगल स्विच या टैक्ट स्विच के नाम से जानते हैं, जो कि इस तरह से होते हैं। ये अलग अलग पिन्स में आते हैं। ये 4 पिन का है, ये 2 पिन में भी आता है। यानी 4 पिन का है मीन्स ये इस तरह से क्रॉस होते हैं, यानी ये टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ शॉर्ट हो जाता है, ये इसके साथ में। तो ये एक ही स्विच 2 स्विच का काम कर सकता है, यानी 2 अलग अलग जगह पे ट्रिगर पल्स आपका प्रोवाइड करा सकता है, अलग अलग सर्किट्स में या अलग अलग जगह पे। तो इसमें 4 पिन हैं। ये 2 पिन में भी आता है आपका टॉगल या टैक्ट स्विच। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, आई थिंक मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद ये आपकी 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है, इसमें 8 पिन्स होती हैं। ठीक है, उसी टाइप से आपकी टाइमर आईसी भी होती है। टाइमर आईसी भी दिखने में ऐसी तरह की होगी, उसमें 5 आपकी 8 पिन्स होंगी, उसमें भी 555 टाइमर आईसी में भी आपकी 8 पिन्स होती हैं। इनके यूजेस आपको अलग से कवर कराए जाएंगे, यहाँ सिर्फ आपको एक आइडेंटिफिकेशन जिससे आप पहचान पाएँ वो दिया जा रहा है। इसके बाद ये हमारा आईआर सेंसर है, बट मैं सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई कराना चाह रहा हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा ये लगा हुआ ब्लैक कलर का, ये हमारा फोटो डायोड है। ठीक है, फोटो डायोड है। ठीक है, ये हमारा फोटो डायोड होता है। इसमें भी इसी तरह से टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल की लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगी, दिखने में एलईडी जैसा है ब्लैक कलर का। ये हमारा फोटो डायोड होता है। ये हमारा आईआर एलईडी है। ठीक है, आईआर एलईडी यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन एक ऐसा रेडिएशन जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर होता है, यानी एक ऐसा लाइट स्पेक्ट्रम जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं या इंफ्रारेड लाइट बोलते हैं। तो ये हमारी आईआर एलईडी है, जिससे लाइट, एक इनविजिबल लाइट निकलेगी, यानी आईआर रेडिएशन निकलेगा, यानी आईआर लाइट इससे एमिट होगी जिसे हम नहीं देख सकते, बट हम इसे कैमरे की लेंस की हेल्प से देख पाते हैं। आप कैमरे के लेंस इस तरह से देखेंगे तो इसमें हमें एक क्या बोल सकते हैं, बैंगनी कलर का कुछ लाइट जैसे दिखता है, तो वो हमारा आईआर एलईडी है। ये आईआर एलईडी है हमारा। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड है। ये हमारा वायर कटर है। ठीक है,
ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। मीन्स किसी आईसी के ऊपर जो उसके नंबर होते हैं या कोई भी कंपोनेंट है उसको रीड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है नेक्ड आई से, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं उसको इजीली। ये हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स है या सोल्डरिंग पेस्ट बोल देते हैं। ये सोल्डरिंग वायर हमारा होता है। ये हमारा हैंड ड्रिल है। हैंड ड्रिल मीन्स हम जब पीसीबी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें होल करने की ये काम आता है इस तरह से। इसमें आगे हम बिट लगा लेते हैं, जिस भी साइज़ का हमें बिट चाहिए, 1 mm 2 mm। ये हमारा वैक्यूम पंप है या डीसोल्डरिंग पंप भी बोलते हैं। कई बार सपोज़ हम यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर रहे हैं और सोल्डरिंग हमारी गलत हो गई है, तो उसको डीसोल्डर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो डीसोल्डर हम कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दे रहे हैं। डीसोल्डर करने के लिए हमारा आयरन होता है जो कि हीटअप होगा, गर्म होगा, उसको हम टच कराते हैं। सपोज़ ये इस पॉइंट को मुझे डीसोल्डर करना है, तो मैं यहाँ पे टच करूँगा और ये इस तरह से इसको ऐसे दबाते हैं हम, ये इसको ऐसे रोक लेता है और वहाँ पे हम पास में इसको मेल्ट करा देंगे एकदम से और पास में लगा के ऐसे इसे दबा देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये वैक्यूम से ऊपर की तरफ खींच लेता है सारे सोल्डर को। ठीक है, इससे हमारा वो पर्टिकुलर पॉइंट या वो पर्टिकुलर कंपोनेंट डीसोल्डर हो जाता है। ये हमारी डीसोल्डरिंग पंप होती है। ये हमारा कॉपर क्लैड बोर्ड है, जिसमें कॉपर की क्लैडिंग है एक इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर। ये बैकेलाइट वगैरह का एक सरफेस होता है इंसुलेटर टाइप का, उसके एक साइड पे एक कंडक्टिव लेयर यानी कॉपर की एक लेयर लगी होती है या कॉपर की क्लैडिंग होती है। इसे हम कॉपर क्लैड बोर्ड बोलते हैं। तो ये पीसीबी वगैरह हम इस पर डिज़ाइन करते हैं, वो आगे आपको सिखाया जाएगा। ये हमारा एक मल्टीपर्पज़ पीसीबी बोर्ड है जिसमें ऑलरेडी होल्स किए होते हैं, तो हम कंपोनेंट्स इधर से इंसर्ट करके इन होल से पीछे से सोल्डरिंग करके कुछ कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से उनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये जनरल पर्पज़ पीसीबी या मल्टीपर्पज़ पीसीबी बोल देते हैं। तो ये हमारे कुछ टूल्स हैं, स्पेसिफिकली डीसोल्डरिंग पंप, कटर, सोल्डरिंग आयरन, ड्रिल मशीन, मैग्नीफाइंग ग्लास या ये हमारा आयरन स्टैंड। ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैं एक दो कंपोनेंट और आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा डायक है। डायक की फुल फॉर्म वही डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारी रिले है। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। कुछ हमारे नॉर्मल स्विचेस होते हैं जैसे हम फिंगर की हेल्प से मैनुअली ऑन या ऑफ करते हैं, बट ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। यहाँ हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसे प्रोवाइड करा के किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड यानी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाले किसी भी लोड की हम स्विचिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क करने वाला हमारा इक्विपमेंट है, बल्ब हो सकता है, एसी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी हो सकता है, उसकी स्विचिंग हम इससे करा सकते हैं। स्विचिंग यानी ऑन ऑफ करा सकते हैं इस रिले की हेल्प से। तो ये हमारी एसपीडीटी है। उसके बाद डीपीडीटी होती है। कुछ और भी अलग अलग प्रकार की रिले होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम यूज़ करेंगे वो हमारी एसपीडीटी मतलब सिंगल पोल डबल थ्रो रिले का यूज़ करेंगे। ये आपकी बहुत जगह पे यूज़ होता है, इन्वर्टर में भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा कई बार हमारी जो घर पे पावर सप्लाई आ रही होती है तो वो चली जाती है। पावर सप्लाई जैसे ही कट हुई तो हमारा जो घर का पूरा लोड है वो हमारा इन्वर्टर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो रिले की हेल्प से ही होता है। रिले कट करा के उस लोड को इन्वर्टर से कनेक्ट कर देती है, या जैसे ही पावर सप्लाई आती है इन्वर्टर पे जो लोड था उसको वापस हमारी जो मेन पावर सप्लाई है उस पर ट्रांसफ़र कर देती है। तो वो रिले की हेल्प से ही हो रहा होता है। तो ये एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन था बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के साथ में, जिससे कि आप उन्हें देखकर पहचान पाएँ। अब हम अगले पार्ट में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट क्लास में इन कंपोनेंट्स की टेस्टिंग, जैसे ट्रांजिस्टर को आइडेंटिफाई करना कि हम कैसे पता करें वो एनपीएन है या पीएनपी है, उसकी पिन्स को कैसे पता करें कि कौन सी पिन एमीटर है, कौन सी बेस है, कौन सी कलेक्टर है, या एक कंटिन्यूटी टेस्ट होता है उसकी हेल्प से हम कैसे पता करें कि
कि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, कोई कंपोनेंट डैमेज है या नहीं है, वो हम कैसे पता करें। मल्टीमीटर से अलग अलग वैल्यूज़ को मेज़र करना, जैसे करंट मेज़र करना, करंट का पता करना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, वोल्टेज मेज़र करना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करना। तो ये सारी चीज़ें हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।